हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। आपको याद होगा बिफोर लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। अगर मैं कोई सोल्यूशन बना रहा हूँ, कोई प्रोग्रामिंग सोल्यूशन आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर एनालिसिस की बात क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इनपुट। जब मैं कोई सॉल्यूशन बनाऊंगा और मैं इनपुट की साइज़ अगर वेरिएशन करती है या धीरे धीरे इनपुट अगर बढ़ रहे हैं आपके सॉल्यूशन के लिए, आप जब अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करोगे तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का सबसे बड़ा मेज़र होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। इनपुट अगर बढ़ रहे हैं तो टाइम के साथ आप इस बात को नोटिस करोगे, ग्रेजुअली आपके एल्गोरिथम की ग्रोथ जो है, आपके फंक्शन की ग्रोथ है, वो बढ़ेगी। और यही बात डिसाइड करती है इसके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को, कि कौन सा एल्गोरिथम कितना बेटर परफॉर्म करता है। तो मैंने दो बहुत छोटे एग्जांपल लेके बात की थी, याद होगा आपको। हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात की थी। अगर नॉर्मल लूप लगा के काम करेंगे तो मुझे एन राउंड्स लगते हैं आपको सम फाइंड आउट करने में फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की। और अगर किसी को मैथमेटिकली फार्मूला पता हो तो सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट टाइम में भी हम उसका सॉल्यूशन या उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर एक एग्जांपल हमने देखा था प्राइम नंबर चेक करने का, तो n-2 कंपैरिजन की बात की थी हमने, 2 to n-1 तक। या तो आप पूरे n-2 कंपैरिजन करो और फिर कंक्लूड करो नंबर इज प्राइम, और या फिर मैंने बोला था कि इसको n तक चलाने के बजाय अंडर रूट ऑफ n तक चलाओ। तो जब रूट n लेके आप काम करोगे तो परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जो 1000 एलिमेंट्स का अगर कोई प्राइम नंबर चेक करने जाते हो तो नॉर्मल केस में पूरे 1000 लगभग n ऑपरेशंस लगेंगे। और अगर आप अंडर रूट n ले लेते हो तो फ़ायदा क्या होगा कि 30-35 ऑपरेशंस के बीच में आप अपने काम फिनिश कर लोगे एट मोस्ट। अधिकतर अगर आपको समय लग रहा है तो इतना लगना उस केस में। तो ये बताती है दो सिचुएशन यहाँ पर कि मेरे लिए एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंस क्या है। जब मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ तो किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि रनिंग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे कि पहले एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या बताता है। कुछ पॉइंट्स भी जो आपको पढ़ना समझना ज़रूरी है, तो वो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हो चाहो तो। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम कंप्यूट्स द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर एन इनपुट ऑफ साइज एन। मतलब किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी उसके टाइम और स्पेस जो रिक्वायरमेंट होती है, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी और कितना टाइम उसको कंप्लीट एग्जीक्यूशन में लग रहा है। ये दो बातें यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का मतलब ही यही हो गया कि टाइम पर फोकस करें हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लें या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लें। ये दो बातें हो गई। अब एक एल्गोरिथम मे नॉट हैव द सेम परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स। जब मैं इनपुट 10 दे रहा हूँ, 100 दे रहा हूँ, 1000 या 1 lakhs इनपुट दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि इट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट। जो मैंने डिस्कस किया था, याद करो आप, जब इन नंबर्स की बात की, अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप इंक्रीज करते हो 1000, 1 लाख, 1 करोड़, अगर आपका इनपुट डेटा है, उतनी बार आपको लूप प्रोसेस करना है, तो इट विल बी टाइम टेकिंग। तो ये क्लैरिटी आपको होना जरूरी है कि ये जैसे जैसे मैं इनपुट वेरिएट करता हूँ, चेंज करता हूँ, अकॉर्डिंगली आपके परफॉर्मेंस में चेंज आता है। तो विद द इंक्रीज ऑफ द इनपुट साइज द परफॉर्मेंस विल 100% चेंज। अगर मेरा इनपुट कब, हाँ, कांस्टेंट टाइम की जो बात करी थी मैंने, फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की, तो फिर वो चिंता नहीं है। आपका इनपुट कुछ भी होगा, फार्मूला कैलकुलेट करेगा, रिजल्ट दे देगा आपको। लेकिन अगर आपको आइटरेट करना है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको उतनी प्रोसेस करनी है यहाँ पर, देन इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्लियर? तो ये इन जनरल बात होती है कि जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करता हूँ तो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमें ध्यान रखना पड़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की निकालते हैं तो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या हो गई? इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रन एन एल्गोरिथम। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब कोई एल्गोरिथम को आप एग्जीक्यूट करते हो, जो टाइम वो एग्जीक्यूशन में लेता है, दैट रिप्रेजेंट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, कम ज़्यादा वो होगा, वो अलग विषय है, उसको चेक करेंगे अपन। इट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एन एल्गोरिथम एंड एस्टिमेट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ दोज ऑपरेशंस। यहाँ पर बात समझ में आ रही क्या है? जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने जाते हो तो ये किस बात को मेज़र करता है कि जो ऑपरेशंस, जो लाइंस आपने लिखी हैं वो क्या है, वो कितनी, उनका टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, क्लियर, कितने सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, और फिर उसको एग्जीक्यूशन करने में एस्टिमेट टाइम कि भैया इतनी अगर आपकी इंस्ट्रक्शन है, इनको रिपीटेडली अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो टोटल टाइम वो कितना लेगा, उसका एक एस्टिमेशन आ जाए। क्योंकि कंप्यूटर में कभी भी एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट नहीं हो सकता। हर मशीन पर बैकग्राउंड प्रोसेसेस अलग अलग हो सकती हैं। आपकी मशीन पर कितनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, रन टाइम पर कितनी एप्लीकेशन एट ए टाइम ओपन की हुई है, सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, एग्जीक्यूशन टाइम को। तो इसलिए हमेशा एग्जैक्ट टाइम की कई बात नहीं होती है, जब भी बात होती है अप्रॉक्सीमेशन की होगी, एस्टिमेशन की होगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू एनालाइज एन एल्गोरिथम। मतलब दो बातें होती हैं, टाइम और स्पेस। सबसे बड़ा रोल प्ले करती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे तो टाइम की बात की जाती है कि आप रनिंग टाइम निकाल लो। स्पेस नॉर्मल केसेस में तो कांस्टेंट ही होती है, फिर भी डिपेंड करेगी कि जितने डेटा पे इनपुट पे आप काम कर रहे हो, नॉर्मली स्पेस को लेकर क्लियरिटी होती है, ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है। लेकिन टाइम को लेके एक बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि रन टाइम पर एल्गोरिथम किस तरह का परफॉर्मेंस देगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है खासकर कब, जब एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ करना हो इफ़िशेंसी के बेस पे। मतलब मुझे अगर ये चेक करना हो कि किस एल्गोरिथम की इफ़िशेंसी क्या है, तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बड़ा रोल प्ले करती, खासकर लार्ज नंबर ऑफ इनपुट साइजेस में। जैसे जैसे इनपुट साइज चेंज होगा, वैसे वैसे आपको किसी भी एल्गोरिथम की हकीकत, बोलते ना सच्चाई से रूबरू होना, तो वो कब हो जाता है? जब आप साइज़ बढ़ाते हो। इनपुट बढ़ेगा तो आप चेक कर पाओगे कि मैं अपने एल्गोरिथम की इफ़िशेंसी या उसको ऑप्टिमाइज़ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये डिपेंड करेगा एल्गोरिथम के रिजल्ट पर, कितना वो रनिंग टाइम ले रहा है एक्चुअल में। तो ये हमारा फोकस है टाइम को लेकर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एल्गोरिथम की स्टडी में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ द मेमोरी स्पेस ऑफ एन एल्गोरिथम। अरे किसी भी एल्गोरिथम में टोटल कितनी स्पेस लगना है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फोकस करती है। यूजेस ड्यूरिंग इट्स एंटायर एग्जीक्यूशन। मतलब ये जो टाइम की स्पेस की बात हम कर रहे हैं, कब की है ये? ड्यूरिंग एंटायर एग्जीक्यूशन। इनपुट, एग्जीक्यूशन, आउटपुट, सब कुछ, जितनी स्पेस आपको इस पूरी प्रोसेस में लगना है, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस पार्ट पे फोकस करती है। क्लियर? अब नॉर्मल में क्या होता है, ये मेज़र करती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्रिएटेड टू स्टोर वैल्यूज इंक्लूडिंग बोथ द इनपुट्स एंड द आउटपुट। मतलब मैंने बोला था ना, इनपुट से लेकर आउटपुट तक जितने वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स जो जो आपको रिक्वायर्ड हैं, ये सारी स्पेस यहाँ पर इंक्लूड होती है। हालांकि डेटा स्ट्रक्चर अगर एडिशनल कहीं लगते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो वो ऑक्सिलरी स्पेस का पार्ट होगा। जैसे अरे एज ए कंटेनर या कुछ 4 इंटीजर मैंने असाइन कर दिए, तो हर वेरिएबल की अपनी लिमिट फिक्स है, अपनी कैपेसिटी फिक्स है। लेकिन जब आप उसको आइटरेट कर रहे हो, रिकर्सिवली कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो, इंटरनली वी नीड सम सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, तो दैट इज़ ऑक्सिलरी टेम्परेरी स्पेसेस। तो उसका भी यहाँ पर रोल होता है जब आप परफॉर्मेंस चेक करने की बात करते हैं। अब मेमोरी स्पेस जनरली कंसिडर्ड एज द प्राइमरी मेमोरी। मतलब यहाँ पर ये हम सबको पता भी है पहले से ही कि सेकेंडरी मेमोरी में तो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। कंप्यूटर कुछ ऑपरेशन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, लैंग्वेज इंटरेक्ट कर रही है, तो यूजुअली वो प्राइमरी मेमोरी से करती है। तो ये जो स्पेस वाली जो बात कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू द
प्राइमरी मेमोरी। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। जो फिक्स और वेरिएबल पार्ट की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिक्स पार्ट तो वो जो वेरिएबल फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हो गए वो है। हाँ, वेरिएबल पार्ट ये होता है कि फंक्शन आपने डिफाइन करे मल्टीपल, फंक्शन 1 कॉल करा तो उसकी एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट हो गई, फंक्शन फिनिश हो गया उसकी मेमोरी रिलीज हो गई, फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया उस वो मेमोरी के अंदर आ गया। तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सिलरी स्पेस मतलब क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग हम मेंटेन करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, तो इंटरनली वो स्टैक को भी डिफाइन करना पड़ेगा इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दैट कम्स अंडर द ऑक्सिलरी स्पेस, ये एक बड़ी बात है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट होती है ऑप्टिमाइज द मेमोरी इफिशिएंसी। अगर मेमोरी को एफिशिएंट वे में मुझे यूटिलाइज करना है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खासकर जब रिसोर्स कंस्टेंट एनवायरनमेंट हो। मतलब आपको ऐसा कोई सिचुएशन दे दी हो जहाँ पर कंस्टेंट लगे हों कि आप इस लिमिट से ज़्यादा मेमोरी एरिया रिजर्व नहीं कर पाओगे, या इसी इनपुट सेट के साथ में आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जहाँ पर ये कंस्टेंट आ जाएंगे खासकर वहाँ पर एल्गोरिथम की इफ़िशेंसी, उसका ऑप्टिमाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग वेबसाइट्स पे जाओगे, आपको एक प्रॉब्लम दी है सामने, आपने सॉल्यूशन बना लिया, जब आप टेस्ट केसेस वगैरह चेक करोगे अप्रूव हो भी गए, लेकिन वो सबमिट करने के पहले बताएगा कि पार्शली वो टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि अलग अलग एरर्स आती हैं। हमने एक लेक्चर में डेडिकेटेड इसको कवर किया हुआ है, जैसे टाइम लिमिट एक्सीड की एरर आ रही है, मेमोरी लिमिट एक्सीड, अगर कोई कंस्टेंट लगा मेमोरी का तो ये वही लाइन है लास्ट वाली कि मेमोरी रिलेटेड अगर कोई कंस्टेंट अप्लाइड है और वो अगर वायलेट हो रहा है तो फिर वो आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको फिर ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमने चूँकि लीनियर सर्च एल्गोरिथम जानते हैं, बहुत आसान एल्गोरिथम है, इसी में हम बात करते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब एल्गोरिथम जब अरे के साथ हमने इम्प्लीमेंट किया था तो बड़ा सिंपल एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम भी आपके नॉलेज में है कि अगर मुझे कोई चीज़ रिपीट करनी है, लूप में प्रोसेस करना है, तो क्या करना था, मुझे 0 से n-1 तक प्रोसीजर अप्लाई करना था कंपैरिजन का। और कंपैरिजन हमारे पास क्या था, अरे का है, हर इंडेक्स के एलिमेंट को जो भी सर्चिंग एलिमेंट है उससे कंपेयर करो और i+1th पोजीशन पर उसको प्रिंट कर दिया, बता दिया कि दिस एलिमेंट विल बी फाउंड एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ये एक बेसिक मॉडल था, फ्लैग वगैरह लेना तो अलग विषय हो गया। अब जब इस सॉल्यूशन को हमने देखा था तो 2-3 तरह की सिचुएशन थी हमारे सामने। अगर मेरे पास आइटम जो है 15 होता है, 15 होने का मतलब क्या हो गया कि आपका कंपैरिजन स्टार्ट हुआ एंड इट इज फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन इफ a of 0 is equal to item and that item is 15 और a0 भी 15 है तो योर एलिमेंट इज फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन। पहली बार कंपेयर किया हमने और आपको एलिमेंट मिल गया, तो इसको हम लोग मानते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस मतलब आपने सॉल्यूशन लिखा, और बेस्ट केस किसको मानते हैं अपन कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, कि वो फर्स्ट कंपेयर किया उसने, पहली बार कंपेयर करा और एलिमेंट मिल जाए, लॉटरी खुल जाए, तो वो बेस्ट केस सिचुएशन होगी हमारे लिए यहाँ पर। सेकंड, अगर मैंने आइटम दिया सपोज 25, अब 25 कंपेयर करने में फर्स्ट कंपेरिजन 15 कंपेयर किया, 10 किया, 8 किया, 25 किया, मतलब जो चौथी बार में कंपेयर करूँगा मतलब a of 3 इज इक्वल टू 25, तब जाके बोल पाऊँगा एलिमेंट इज फाउंड एट फोर्थ पोजीशन। एलिमेंट कब बता पाएंगे यहाँ पर हम, जब वो 0, 1, 2, 3 लीनियरली वी कंपेयर ईच एंड एवरी वन टिल a of 3, फिर जाके a of 3 में आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर नाउ इट इज़ फाउंड। तो ये एक एवरेज वाली स्थिति हो गई यहाँ पर कि आप इन बिटवीन अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो। और अगर आपका एलिमेंट सपोज 13 है लास्ट एलिमेंट,
तो फिर ये पूरे कंपैरिजन कर लेगा 7 कंपैरिजंस। तो जब भी कभी अरे का लास्ट एलिमेंट होगा आपका सर्चिंग एलिमेंट, तो पूरे आपको n कंपैरिजन लगेंगे यहाँ पर, और n कंपैरिजन के बाद ये स्थिति आएगी a of 6 equal to 25, then we can call it element is found at 7th position। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पर हमको समझ में आती है। तो ये तीनों सिचुएशन क्या बताती है, कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाते हैं तो इसको कुछ मेजर के साथ में हम लिखते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, मैथमेटिकल नोटेशंस। अभी ये तो रूटीन बात है कि हम समझ गए कि फर्स्ट राउंड मिलना मतलब बेस सिचुएशन है, लास्ट n कंपैरिजन पूरे हो रहे हैं, कल से 1000 एलिमेंट हो गए, 1 लाख एलिमेंट आ गए आपके पास, तो 1 लाख कंपैरिजन करना पड़ेंगे। तो वर्स्ट सिचुएशन विल बी टोटल n कंपैरिजन टू सर्च एन एलिमेंट इन द गिवन अरे। और मॉडरेट क्या होगा, बेस्ट और वर्स्ट केस का एवरेज। तो एवरेज केस का मतलब हमेशा क्या होता है कि बस्ट जो जितनी पॉसिबल सिचुएशंस है सबका एवरेज ले लो आप, देन यू विल असेस विद द एवरेज केस सिचुएशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी को नॉर्मली 3 तरीके से मेजर करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है आपको एल्गोरिथम की, ये जो अभी हमने कंपैरिजन की बात की है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च बेस्ट केस में इट इज ऑर्डर ऑफ 1। ये ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन हम पढ़ेंगे। यूजुअली हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करते हैं तो 3 तरह के नोटेशंस को यूजुअली डिस्कस किया जाता है, एंड दीज आर द मैथमेटिकल नोटेशंस। हम चूँकि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बहुत डेप्थ में हम मैथमेटिक्स के अभी नहीं जा रहे हैं इस लेक्चर में। हम एक सेपरेट लेक्चर इसके बाद अगला लेक्चर में लूँगा जहाँ पर हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की, मैथमेटिकल नोटेशंस की। वी कैन प्लान एसिम्प्टोट, मैथमेटिक्स में होता है ना कि वी कैन फाइंड सम कर्व कि वो अब टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वो कहाँ तक जाके आप अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो एज कंपेयर विथ इनपुट एंड योर टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो वो हम बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी आपको इतना बैकग्राउंड बनाना जरूरी है यहाँ पर कि अभी जब मैंने लीनियर सर्च की 3 सिचुएशन की बात की, तो जो पहली वाली बात थी 15 जो हमने सर्च किया था, दैट कम्स अंडर बेस केस इफ एलिमेंट इज फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन, जो भी हमने चेक किया। एवरेज केस होती है n, यूजुअली ऑर्डर ऑफ n लिखा है इसको, एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ n नहीं होती है। इसका मतलब होता है, इसको अगर एक्चुअल निकालने जाएंगे ना एवरेज केस को, तो इसका मीनिंग होता है सारी पॉसिबिलिटी को आप का एवरेज ले लो आप। हो सकता है पहले पोजीशन पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, और ऐसा करते करते कहाँ तक पहुँच जाओगे आप n, और डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट 1 + 2 + 3, ये एक्चुअल एवरेज का मीनिंग है। वर्स्ट सिचुएशन आपका है ही कि वर्स्ट मतलब इफ द एलिमेंट इज फाउंड एट nth पोजीशन, जो लास्ट एलिमेंट था कि नहीं, भी देखो आप 13 जब निकाला था तो इट रिक्वायर्स n नंबर ऑफ कंपेरिजन्स। हमने पढ़ा भी लास्ट लेक्चर में इस एल्गोरिथम को, इसका प्रोग्राम भी बनाया था हमने। तो एलिमेंट अगर लास्ट में अवेलेबल होगा देन वी नीड n कंपेरिजन्स। मैंने सिर्फ इसीलिए प्रोग्राम पहले बना लिया था ताकि थोड़ा सा आप अगर प्रोग्राम बना के प्रैक्टिस कर चुके हैं तो फिर ये सारी बातें बहुत इजीली समझ पाएंगे हम लोग, और आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर और बेटर क्लैरिटी डेवलप कर पाएंगे। तो एवरेज की सही डेफिनेशन क्या होती है, ये बेस्ट और वर्स्ट केस का पूरी रेंज है, बेस्ट टू वर्स्ट। आप सारी पॉसिबिलिटीज़ का सम कर लो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमने पढ़ा भी है मैथमेटिक्स में कि 1 + 2 + n मतलब क्या हो गया, दिस इज n × n + 1/2, और ये हो गया डिवाइड बाय n। क्लियर है पॉइंट। और इसमें अगर डिवाइड बाय 2 दिया है यहाँ पर हमने n × n + 1/2, तो ये n कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली इट इज n + 1/2। तो n कितना है 7, 8/2, तो ये एवरेज आपको हमेशा क्या मिल जाएगा 4।
ये इन सबका सम है। नॉर्मल में पार्टीशन कर दो, आप मीडियन वैल्यू निकाल लो, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसकी यहाँ पर कि हाँ एग्जैक्ट हाफ को लेके आप जजमेंट लगा सकते हो। पर जब इसको हम n+1/2 में जब इसको मैथमेटिकल नोटेशंस की बात करेंगे, हम एजम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं हम और फाइनली इसी को फिर लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ n। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बात को डिटेल में। अभी चूंकि खिचड़ी नहीं बनाना है, एक साथ चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, पहले आपको एक लेवल पे चीज़ें क्लियर हो जाएं, देन वी गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अभी इतना पता लग गया ये ऑर्डर ऑफ n क्यों आ रही है एवरेज केस है, उसका मैं सॉल्यूशन बताना चाह रहा हूँ कि वो तो 4 आ गई। तो 4 बेसिकली कैसे आता है, कुछ n+1/2 में वी यूजुअली एलिमिनेट द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि जब n बहुत बड़ा होगा तो फिर ये कांस्टेंट टर्म उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होंगी। तो यहाँ पर इसको भी हम मानते हैं ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो हमेशा 4 पे ही होगा, 8 पे भी हो सकता है। 10 एलिमेंट है या 1000 एलिमेंट है, 850 पोजीशन पे भी आ सकता है वो। तो हम एग्जैक्ट हाफ एजम्पशन नहीं ले सकते हैं इसका यहाँ पर। तो ये इन जनरल है, जनरल हम लोग इसको मैथमेटिकली इस तरह से देखते हैं। बाकी एलिमेंट फिजिकली कहाँ मिलेगा वो डिपेंड करेगा आप किसको सर्च कर रहे हो यहाँ पर। तो ये दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी तो 3 स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करेंगे हमेशा, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। सबसे पॉपुलर होता है इसमें वर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि हम जब भी कुछ प्लानिंग करते हैं किसी कॉस्ट की, टाइम को लेके, मनी को लेके, तो हम वर्स्ट केस को इमेजिनेशन में रखते हैं कि हाँ एटमोस्ट मुझे इतनी कॉस्ट आएगी। जब आप एटमोस्ट कॉस्ट को लेके काम करोगे तो फिर हम लोग ज़्यादा सेफर साइड होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आगे भी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो होगी, सबसे ज़्यादा जो बातें होती है वो हमेशा वर्स्ट केस को लेके ज़्यादा होती है। तो वो क्या रोल प्ले करेंगी, क्या और चीज़ें एड ऑन होगी हमारे डिस्कशन के अंदर, आने वाले कुछ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं कोशिश करूँगा हर तरह के एल्गोरिथम के साथ हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर पाएँ, प्रोग्रामिंग भी करें, कॉन्सेप्ट भी समझें, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी करते जाएं, ताकि स्टैक क्यू लिंक लिस्ट तो हमको ऐसा लगेगा खिलौना है, बड़े आसानी से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात हो गई। अब देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। कई बार ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे लिखी रहती है ऑर्डर ऑफ n। बोले क्यों? बोले आपका अरे तो n एलिमेंट्स का है। अरे यूजुअली अरे को हम कैसा लेते हैं? n एलिमेंट्स का। तो इसको कई जगह से बता दिया, पढ़ा दिया जाता है कि ये ऑर्डर ऑफ n है, लेकिन गलती से भी हमको जवाब नहीं देना है। कहीं टॉप लेवल की कंपनीज़ में जब आप इंटरव्यू में अपीयर होगे तो ये रिस्पॉन्स आप ध्यान रखना, अरे पर बेस्ड कोई भी प्रोग्राम हो, अगर ऑक्सिलरी वाला कोई ऑपरेशन अगर हमको क्लियर नहीं है तो स्टोरेज वाली जो बात सीधी सीधी समझने की है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम विल बी ऑर्डर ऑफ 1 दैट कम्स अंडर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द अरे। इस केस में अगर मैं लीनियर सर्च की बात कर रहा हूँ तो अरे 5 एलिमेंट का हो, 50 का हो या 5000 का हो, ये अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ऑर्डर ऑफ 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि आप याद करो उस फंडामेंटल को कि जब भी मैं अरे को कहीं पे पास करता हूँ तो उसका बेस एड्रेस डील होता है, और बेस एड्रेस स्टोर करना है, दैट इज 1 एलिमेंट, वी नीड टू स्टोर 1 पॉइंटर एट ए टाइम। तो वी ओनली कंज्यूम स्पेस फॉर 1 पॉइंटर। याद करो हमने हमारी अरे की सीरीज को जब फंक्शन में पास किया था तो वी पास द बेस एड्रेस ऑफ द अरे एंड द सेकेंड एलिमेंट लेंथ ऑफ द अरे, दैट इज अगेन वन कांस्टेंट। अरे लेंथ ऑफ अरे इज ऑलवेज a constant value. If you talk about index, that is again constant. Element itself, that is also constant. तो जो भी एलिमेंट कंसिडरेशन में आ रही है, क्लियर, सब कुछ कैसा है? कांस्टेंट है। जो आइटम कंपैरिजन में ली वो भी कांस्टेंट थी। तो यहाँ पर n जो वेरिएशन है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट वाली जो बात है कि 100 एलिमेंट, 1000 एलिमेंट, 2000 एलिमेंट, तो एलिमेंट का साइज बढ़ने से इस पर टाइम बढ़ रहा है एग्जीक्यूशन का, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ चेंज नहीं है, बिकॉज वी ओनली फोकसेस ऑन द कांस्टेंट पार्ट
the base address part, and that base address can be stored in a constant memory. क्लियर, फिक्स हो जाएगा, तो 4 बाइट का पॉइंटर है, हमेशा उसको स्टोर कर लो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चूँकि लीनियर सर्च हमने पढ़ा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम समझने में नहीं आई होगी। ये क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें ज़्यादा फोकस, ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा टाइम को लेकर। स्पेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पर हम समझेंगे हमेशा कि स्पेस कहाँ किस तरीके से रिक्वायर्ड है। टाइम की जब भी बात होगी, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर काम करेंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। और एवरेज केस हमेशा बेस्ट और वर्स्ट दोनों की रेंज को कवर करेगी। तो आगे जब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे तो मैथमेटिकली हमारे पास कौन कौन से नोटेशंस है, बहुत पॉपुलर नोटेशंस हैं जो एग्जामिनेशन में भी नॉर्मली आते हैं, आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपीयर होगे तो भी, और कहीं पर भी जब आप कैलकुलेशन करने की बात करोगे, अप्रॉक्सीमेशन की बात करोगे, तो ये नोटेशंस आपको सपोर्ट देंगे कि हम किसी भी एल्गोरिथम के सॉल्यूशन को, उसके फंक्शन को मैथमेटिकल नोटेशन से डिफाइन कर पाएंगे। इन दोज नोटेशंस विल बी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। उनके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेक्चर अगर आपको ठीक लगा है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कि डीएसए की इस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वाले जो लेक्चर्स हैं, इसका लेके जो फ्लो हमने मेंटेन किया, वो उसको लेकर आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, अब कितनी क्लैरिटी आप गेन कर पा रहे हैं यहाँ पर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।